लेट्स स्टार्ट गाइस। शुरू करें हम। ओके। हम पढ़ रहे थे डिमांड के बारे में, राइट? हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे थे। ओके। डिमांड में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने बजट पूरा कर लिया था, इंडिफरेंस कर्व पूरा कर लिया था, और अब हम पढ़ रहे थे डिमांड, जिसमें मैंने आपको बताया था डिमांड का मतलब क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे डिमांड कितने टाइप की होती है। हमने ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किस किस को घर जल्दी जाना है, नहीं जाना है, तो मैं 6 बजे तक ले सकती हूँ क्लास। तो हम ये कंसेप्ट पूरा कर लेंगे, ठीक है? देखो, क्यों, आप तो साथ बोल रहे थे। चलो। डिमांड डिमांड होती है दो तरीके की। कौन सी दो तरीके की डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, अगर मैं बोलूं, जैसे कल रिमझिम थी, मैंने बोला रिमझिम, अगर कोई चीज फॉर एग्जाम्पल वो कपड़े खरीदने गई, अगर 1,000 रुपए का टॉप मिलेगा तो वो दो खरीद लेगी। अगर वही टॉप 1,500 का मिलेगा तो वो एक ही खरीदेगी। तो मैं सिर्फ रिमझिम की बात कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड, जब मैं सिर्फ एक इंसान की बात कर रही हूँ। अब मैं पूरे मार्केट की बात कर रही हूँ, पूरे कपड़े मार्केट की बात कर रही हूँ, कि अगर कपड़े मार्केट में मैंने कॉटन वाली शर्ट 1,000 रुपए की बेची, तो कुछ लोग दो खरीदेंगे, कुछ तीन खरीदेंगे, कुछ एक खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे ही नहीं। जब मैं सबकी पूरे मार्केट की बात करूंगी, तो उसको क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। इतना समझ में आया था? आया ना? इतना समझ आया था? ओके। अब नेक्स्ट, मैंने आपको कल बताया था डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ठीक है? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जिसमें एक चीज की प्राइस दी होती है, और उस प्राइस पे वो इंसान कितनी यूनिट खरीदेगा वो दिया होता है। डिमांड शेड्यूल का मतलब डिमांड टेबल। ठीक है? अगर किसी को समझ नहीं आया तो बोल सकते हैं। यहाँ पे चलो, सब शेड्यूल वेड्यूल भूल जाओ। चंदू नाम का एक लड़का है, और उसका बर्थडे है। उसको स्कूल में टॉफीज बांटनी है। ठीक है? अब वो गया भैया के पास, क्या खरीदने? टॉफी खरीदने। तो चंदू ने बोला यार इक्लेयर्स खरीद लेता हूँ। भैया ने बोला हाँ, इक्लेयर्स 1 रुपए की है। अगर 1 रुपए की इक्लेयर्स है, तो चंदू ने बोला यार मैं 100 टॉफी खरीद लूंगा, पूरे स्कूल में टॉफी बांटूंगा। ठीक है? इतना एक ये समझ आया? मैंने एक टेबल बनाया, जिसमें मैंने चंदू कितने प्राइस पे कितनी टॉफियां खरीद रहा है वो लिख दिया। मैंने बोला यार, अगर 1 रुपए की टॉफी मिलेगी, तो चंदू 100 टॉफी खरीदेगा, पूरे स्कूल में बांटेगा। चंदू ने बोला चलो 1 रुपए की है, चलो 100 खरीद लेते हैं। फिर 2 रुपए की, जैसे इक्लेयर्स हुई 2 रुपए की, उसने दुकानदार को बोला भैया इक्लेयर्स टॉफी का पैकेट दे दो। उसने बोला 2 रुपए की एक है। चंदू ने बोला यार ये तो बहुत ज्यादा महंगी हो गई। तो चंदू ने बोला एक काम करो, मुझे सिर्फ 16 ही दे दो, मेरी क्लास में ही बांट लूंगा बस टॉफी। बोला ठीक है। अब सेम टॉफी हो गई 3 रुपए की। तो चंदू ने बोला अब यार मैं 16 नहीं खरीदूंगा, क्योंकि टॉफी और महंगी हो गई। तो चंदू ने बोला कि मैं अब सिर्फ 10 टॉफीज ही खरीदूंगा, अपनी क्लास के अच्छे दोस्तों को खिला दूंगा। अब 4 रुपए की हो गई, उसने बोला मेरे परिवार वालों को खिला दूंगा। 5 रुपए की हो गई, उसने बोला कोई बात नहीं, एक खरीदूंगा, खाऊंगा, बैठ जाऊंगा। एक बात बताओ, क्या मैं सिर्फ चंदू की बात कर रही हूँ? क्या मैं सिर्फ एक इंसान की बात कर रही हूँ? तो ये कौन सी डिमांड हो गई? इंडिविजुअल की मार्केट, इंडिविजुअल डिमांड। ये जो मैंने टेबल बनाया, आप इसमें ध्यान से देखो, जब चीज सस्ती मिल रही थी तो क्या चंदू ज्यादा खरीद रहा था? लेकिन जैसे जैसे महंगी होती गई, क्या ये कम खरीद रहा है? एक बार देखो, जैसे जैसे 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे दाम बढ़ता गया, चंदू क्या कम कम टॉफीज खरीदता गया? है ना? आगे जाके इसका मतलब समझाऊंगी मैं। अभी ये जो टेबल बनाया मैंने, कि अगर 1 रुपए की टॉफी मिलेगी तो चंदू 100 खरीदेगा,
अगर टॉफी 2 रुपए की मिलेगी, चंदू 16 खरीदेगा। ये जो मैंने टेबल बनाया, जहाँ पे मैंने प्राइस लिखा, जहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिमांड रखा, इसको बोलते हैं शेड्यूल। क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। इसको क्या बोलते हैं? डिमांड का शेड्यूल। ठीक है। अब एक ही टेबल में दो चीजें समझो। ये डिमांड का शेड्यूल है, मतलब टेबल, एक जगह पे प्राइसेस लिखी हुई हैं और एक जगह पे उसकी यूनिट्स लिखी हुई हैं। ठीक है। तो ये हो गया डिमांड का शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल बोलूंगी कि मार्केट डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल समझ में आया? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? प्राइस और उसके सामने यूनिट। दिस इज माय डिमांड का शेड्यूल। मुझे ये बताओ, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल। आपने इंडिविजुअल क्यों बोला? क्योंकि सिर्फ चंदू की बात कर रही हूँ। चलो, तो ये होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इतना समझ में आया? अब एक ही दिन पे 3 लोगों का बर्थडे है और ये 3 लोग ही इक्लेयर्स खाते हैं। कौन? चंदू, नंदू और झंडू। कौन? चंदू, नंदू और झंडू। अब ये तीनों गए मार्केट में टॉफी खरीदने और एक ही दुकानदार से जाके खरीद रहे हैं। अब फिर से चंदू का तो अभी आपने देखा वो कितनी खरीद रहा था। यहाँ पे देखो, चंदू जितनी पहले खरीद रहा था अभी भी उतनी ही खरीद रहा है, 100, 16, क्या उतनी ही खरीद रहा है? हाँ। अब मार्केट में इन तीनों का बर्थडे, दुकानदार के पास गए और बोला एक ग्लेस दे दो। दुकानदार ने बोला 1 रुपए की है। तो चंदू ने बोला मुझे तो 100 दे दो। नंदू ने बोला मेरे को बस 50 ही देना। ऐसा हो सकता है क्या? जबरदस्ती है क्या कि नंदू भी 1 रुपए की मिल रही है तो 100 ही खरीदे? हो सकता है उसका बजट और कम हो सकता है कि नहीं। झंडू तो और ही गया हुआ निकला। उसने बोला 1 रुपए की है तो मैं सिर्फ 5 ही खरीदूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? सीधी बात है। मैं फॉर एग्जाम्पल, मेरा रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे 250 रुपए की चाय बेचते हैं। ठीक है। अब समझो, कस्टमर आया, मिट्टी मिट्टी रेस्टोरेंट, कस्टमर आया और उसने बोला कि मैम, मेरे वेटर, जो वेटर हैं उनसे पूछा, मैनेजर से पूछा कि आपके यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, बहुत ऑर्गेनिक है, एक काम करो कितने की है? उसने बोला 250। उसने बोला कोई बात नहीं, 50 पैक कर दो। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। दूसरा आदमी आया, नंदू, उसने बोला कि यार चाय कितने की है, पैक कर दूं? उसने बोला 250 की। उसने बोला ठीक है, 10 ही पैक करना, ज़्यादा पैक मत करना। बोला ठीक है। फिर आया झंडू, झंडू ने बोला कि यार चाय कितने की? उसने बोला 250 की। उसने बोला 200 लगा ले यार। उसने बोला बाहर निकल जा, 250 लेगा तो 250 की मिलेगी। उसने बोला कोई बात नहीं, चल एक दे दे। ऐसा हो सकता है क्या? क्या तीनों लोगों के ऊपर क्या जबरदस्ती हम प्रेशर डालेंगे क्या कि देख उसने 50 खरीदी तो तू भी 50 ही खरीद? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब अलग अलग खरीद सकते हैं, सबका बजट अलग अलग होता है तो अलग अलग खरीद सकते हैं। अब जैसे ही 2 रुपए की हुई तो चंदू तो 16 खरीद रहा है। नंदू ने बोला मैं 40 खरीद लूंगा। मैं जैसे ही यहाँ आती हूँ आपको हंसी आ जाती है। नंदू ने बोला मैं 40 खरीद लूंगा। झंडू ने बोला 4 दे देना मेरे को बस। फिर 3 रुपए की हुई, फिर चंदू ने बोला 10, इसने बोला 30, झंडू कह रहा है 3। क्या अलग अलग प्राइस पे ये लोग अलग अलग टॉफी खरीद रहे हैं? क्या मैंने ये एक टेबल बनाया है और मैं बोल रही हूँ मार्केट में इक्लेयर्स टॉफी खरीदने वाले बस यही लोग हैं? बताओ ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? मार्केट क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मैं सिर्फ चंदू की बात कर रही हूँ क्या? नहीं, मार्केट में जो दूसरे कस्टमर है मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, है ना? अब मैं आपसे ये बोल रही हूँ, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे एक चीज। मैंने आपको बोला मुझे कैलकुलेट करके बताओ, अगर जब 1 रुपए की इक्लेयर्स, समझो इक्लेयर्स की कंपनी में तुम लोग मीटिंग करने बैठे हो और उसने बोला कि यार इंदौर के मार्केट में अगर हम 1 रुपए की इक्लेयर्स बेचते हैं तो बताओ कितनी बिक जाती है? बताओ 1 रुपए की इक्लेयर्स है तो कितनी बिक जाती है? 155। मैंने बोला यार अगर 2 रुपए की इक्लेयर्स में बेचूं, कंपनी बात करिए, 2 रुपए की इक्लेयर्स बेचूं तो इंदौर के मार्केट में कितनी इक्लेयर्स बिक जाती है? 3 की करूं तो, 4 की करूं तो, 5 की करूं तो? ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्या ये पूरे मार्केट की डिमांड कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग? कैसे निकाल रहे हो आप ये 12, 55 कैसे निकाल रहे हो? प्लस कर रहे हो? कैसे प्लस कर रहे हो? अब एक बार, हॉरिजॉन्टली प्लस कर रहे हो कि वर्टिकली प्लस कर रहे हो? हॉरिजॉन्टली प्लस कर रहे हो? अच्छा, हॉरिजॉन्टल क्या होता है?
ये होता है लेटा हुआ, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तुम जो मुझे बता रहे हो कि अगर 1 रुपए की प्राइस पे कितनी यूनिट बिक रही है, तुम हॉरिजॉन्टल प्लस कर रहे हो कि वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। क्या आप इसको ऐसा प्लस कर रहे हो, ऐसा लेटा हुआ? देखो, ऐसा प्लस करा तो हॉरिजॉन्टल, ऐसा प्लस करा तो बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, आप कैसे प्लस कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल। इतना समझ आया? देखो, मेरी मार्केट डिमांड, इसको प्लस करा तो 1 रुपए पे मार्केट डिमांड कितनी हो गई? 155। ऐसे प्लस करा तो 2 रुपए पे मार्केट डिमांड कितनी होगी? 60। हॉरिजॉन्टली प्लस कर रहे हैं। अब अगर इसी एक डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमने खुद मुझे आंसर किया। मार्केट डिमांड इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स। समझो, मार्केट डिमांड, ये मार्केट डिमांड है मेरी 155, है ना? तो मार्केट डिमांड इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? मैंने बोला ये मार्केट 155 आपने कैसे निकाला? 100, 50, 5। ये 100 चंदू का है, इंडिविजुअल। ये 50 नंदू का है, इंडिविजुअल। ये 5 झंडू का है, इंडिविजुअल। तीनों अलग अलग आदमी हैं। मैंने इन तीनों अलग अलग आदमी की डिमांड को प्लस कर दिया, मतलब समेशन कर दिया, सम कर दिया। और समेशन कैसा करा? हॉरिजॉन्टल, ऐसा लेटा हुआ समेशन। तो मेरा 155 आ गया। मैं बस डेफिनेशन में ये बोल रही हूँ, मेरा 155 कैसे आया? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। बताओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है क्या कि ठीक है? क्या आपको इसको याद करने की जरूरत है क्या कि टेबल को देख के ही समझ आ रहा है कि भाई लेटा हुआ है, लेटे हुए को प्लस कर दिया, हॉरिजॉन्टल समेशन। जो आपने मुझे बताया उसी का तो ये क्या है? हिंदी इंग्लिश वर्जन, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। मीटिंग भी बंद हो गई, एक सेकेंड। चल, इतना समझ आया क्या? किसी को इस डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, सिंपल। अब क्या हमने कर्व बनाना सीखा है? बनाना सीखा है? डिमांड शेड्यूल को देखकर क्या आप लोग कर्व बना के बता सकते हो मेरे को? कर्व मतलब ग्राफ। कौन कौन उस दिन नहीं आया था जिसको पता नहीं है मैं किसकी बात कर रही हूँ? ओके, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इनको छोड़कर बाकी लोगों को जिनको मैंने प्रोबेबिलिटी कर्व बनाना सिखाया था, ये देखकर मेरे को कर्व बना के बता सकते हैं क्या? इसको देखकर एक बार बना के बताना, एक बार बना के बताना।
बन लिया, बना लिया सबने। देखो, कर्व आपको बनाना सीखना पड़ेगा, प्लस उसको डिक्टेट करना भी सीखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आप एक बार देखना आपने सही बनाया कि नहीं। ये मेरा कर्व है, इसको मैं बोलूंगी वाई एक्सिस, इसको मैं बोलूंगी एक्स एक्सिस। याद रखना एक चीज हमेशा, जो हमारा वाई एक्सिस होता है इसमें हमेशा इंडिपेंडेंट चीज आती है। दिमाग हैंग हो गया? सुनो मेरी बात। प्राइस, जो मेरी प्राइस है, देखो, अगर 1 रुपए हुई तो 100 यूनिट खरीद रहे हैं। बताओ ये यूनिट किसकी वजह से बदलती जा रही है? प्राइस की वजह से। तो बताओ, क्वांटिटी प्राइस पे डिपेंडेंट है कि प्राइस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है? क्वांटिटी प्राइस पे डिपेंडेंट है, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा आएगा क्वांटिटी डिमांड जो डिपेंडेंट है, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? प्राइस जो इंडिपेंडेंट है ना? अब यहाँ पर कर्व कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है। 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने कहाँ से लिए? यहाँ से मैंने प्राइसेस ली, ठीक है। क्या करा मैंने? यहाँ से प्राइसेस ली। क्या इसको हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं? असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। देखो, छोटे से बड़ा। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर ही आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में? बताओ। मैंने यहाँ पे बोला 1 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 16 यूनिट और 100 यूनिट। ये यूनिट मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब इसका कर बनाते, बताओ। 1 यूनिट, अगर 1 रुपए की चीज है तो कितनी यूनिट बिक रही है? तो मैंने बोला ये कहाँ तक बिक रही है? 100 तक। ऐसा कुछ स्टेटिक्स स्टेट्स में आपने बनाया है कभी ग्राफ? अब अगर 2 रुपए की है चीज तो कितनी बिक रही है? 16। ये 2 आया और यहाँ पे क्या आया? 16। आप दोनों न्यू हो क्या? आज ही आए हो आप? मैंने बोला 3 रुपए की कोई चीज है तो कितने में बिकती है? 10 रुपए में। 3 की चीजें कितने में बिक रही है? 10 रुपए में, ठीक है। फिर देखो ये कितने की हुई? 4। 4 की चीज कितने में बिक रही है? 5 रुपए में। मैं ये सब कहाँ से देख रही हूँ? यहाँ से देख रही हूँ। अगर प्राइस मेरी 4 है तो कितनी यूनिट बिक रही है मेरी? 5। 5 रुपए यूनिट है, 5 रुपए है तो कितनी बिक रही है? 1। मुझे एक चीज बताओ, जब मैं इन सारे कर्व को जोड़ लेती हूँ तो ये मेरा क्या बन जाता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसको इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि बताओ मैंने किसका शेड्यूल देख के ये कर्व बनाया? चंदू। तो ये क्या हो गया मेरा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इतना समझ आता है? अब मुझे मार्केट डिमांड कब बनाना है? बताओ, मैं प्राइस तो ये लूंगी, है ना? क्वांटिटी डिमांड कौन सी लूंगी? इसको लूंगी, है ना? तो बताओ क्या मेरा कर्व सेम ही बनेगा? बस यहाँ पे यूनिट जो है इसकी जगह यूनिट क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी टोटल वाली। तो क्या मेरा कर्व सेम ही बनेगा? अब मैं आपको बताती हूँ इसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। आपके सीए में, 12th में, 11th में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जियो आया था तो मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रही थी रिलायंस में, ठीक है। तो मुझे उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था जब उन्होंने जियो को मोनेटाइज कर लिया, जब जियो के रिचार्जेस शुरू हुए थे ना, कि अब जियो फ्री नहीं, अब तुमको इसमें बैलेंस भरवाना पड़ेगा। तो मुझे उन्होंने बोला कि यार, जिस मीटिंग में हम लोग थे, कि आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो मार्केट है, मतलब के ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ये सारे जो मार्केट है, इसमें जियो का रिचार्ज कौन कौन करवा रहा है। अगर हम 700 रुपए की प्राइस रखेंगे तो कितने लोग रिचार्ज करवाएंगे? अगर वही प्राइस 400 की रखेंगे तो कितने लोग रिचार्ज करवाएंगे? मतलब प्राइस कम ज्यादा करेंगे तो कितने लोग रिचार्ज करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैंने बोला कि यार इंदौर में अगर इसका रिचार्ज 100 रुपए का हो जाएगा
अगर हम प्राइस रखेंगे इसके रिचार्ज की 100 रुपए, तो इंदौर में कितने लोग रिचार्ज करवाएंगे? अब मैं पूरे स्टेट की बात कर रही थी, ठीक है। जैसे मैंने बोला रिचार्ज 200 का होगा तो कितने लोग करवाएंगे? फिर जैसे ही मैंने बोला, धीरे धीरे मैंने मुझे प्राइजेस दी कि ये प्राइजेस हमारी हैं, मार्केट में पता करो कितने लोग कौन सी प्राइस पे ज़्यादा रिचार्ज करवा रहे हैं। अब जब मैंने पता करा, मैंने बोला यार ये इंदौर है, ये ग्वालियर है और ये उज्जैन है। मैंने पता करा, तीनों का सम करा। एक बात बताओ, क्या मैं जाके डायरेक्टर को ये टेबल बता सकती हूँ क्या? देखने में तो लगता है कि हाँ सही तो है, ये इंदौर का, ये उज्जैन का, भोपाल का, ये टोटल है भाई देख ले। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में हम ये शेड्यूल नहीं देते हैं, हम बनाते हैं कर्व। मैंने इससे, इस शेड्यूल से मैंने कर्व बनाया और मैंने उसको ऐसा कर्व बना के बताया, क्योंकि उसने मुझसे मार्केट का पूछा था। तो बताओ, मार्केट और इंडिविजुअल का सेम ही तो कर्व बनेगा, बस यहाँ पे यूनिट ही तो अलग अलग है। यहाँ पे मैंने सिर्फ चंदू की यूनिट ली थी, यहाँ पे मैं ये वाली यूनिट्स लूंगी। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि यार पूनम बताओ, हमारी जो सेल है, अगर हम 100 रुपए का रिचार्ज रखेंगे तो बताओ कितने लोग खरीदेंगे इंदौर, भोपाल और उज्जैन में? मैंने बोला यार देखो, 100 लोग तो तुम्हारा रिचार्ज करवा देंगे। मैंने उनको ये कर्व दिया। ये कर्व देख के वो देख रहे थे कि अच्छा, जैसे जैसे मेरी प्राइस बढ़ेगी ना तो ये लोग रिचार्ज मेरा कम कर देंगे। फिर वो देखेंगे कि मेरी कॉस्ट, मेरी लागत कहाँ पे पूरी पड़ रही है। उसने बोला यार 10 लोग भी रिचार्ज खरीदेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट, 10 लोग भी रिचार्ज खरीदेंगे ना तो मेरे को मेरी कॉस्ट और प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ज़्यादा सस्ता भी नहीं दूंगा, मैं 300 रुपये में रिचार्ज को बेचूंगा। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में इतना आसान कंसेप्ट। आप अगर आपको पता नहीं होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज में इसके लिए एक अलग से प्रोफाइल होती है, ठीक है। कि आपका काम ही है कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट डिमांड कैलकुलेट करो और शेड्यूल निकाल दो। एंड द पैकेज इज 70 lakhs पर एनम, 70 लाख पर ईयर आपको मिलता है। किस काम का? ये शेड्यूल बनाओ, ये कर बनाओ, और आप उनको बताओ कि देखो ये आपका कर बना है, आपकी डिमांड ऐसे ऐसे चलेगी। समझ आ रहा है आपको? अब ये 70 लाख इंडिया में नहीं मिलता, आउट ऑफ इंडिया आप दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, इंडिया में 10 लाख 12 लाख पर है ना, ठीक है। लेकिन इस काम में आपको 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगते, ठीक है। तो आप बताओ, क्या ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब यहाँ पर जो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, जो मैंने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से बनाया, मैंने इसको बोल दिया इंडिविजुअल डिमांड। जो मैंने मार्केट के प्राइस और मार्केट की डिमांड को लेकर बनाया, उसको मैंने बोल दिया मार्केट डिमांड कर्व। इतना क्लियर? इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों का कर्व सेम ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, ये वायर है, ठीक है। ये पूरी एक जो वायर है, मैंने बोला ये मार्केट डिमांड है, ठीक है। इस वायर के अंदर पतली पतली और तारें होंगी, वो जो पतली पतली तारें होंगी वो इंडिविजुअल डिमांड है। जब मैंने पतली पतली तारों का हॉरिजॉन्टली समेशन कर दिया तो एक मोटी वायर बन गई, मतलब मार्केट डिमांड कर्व बन गया। अब समझ आया ये पूरा कंसेप्ट? किसी को यहाँ तक कुछ डाउट? कुछ डाउट नहीं? किसी को नोट करना है? आप लोगों को पीडीएफ मिली क्या? आप लोगों को, एक सेकेंड, आप लोग नोट कर रहे हो कि नहीं? गाइज यू हैव टू नोट। आपको कॉपी बनानी है, आपको एक कॉपी बनानी है जिसमें आपको ये नोट करना है। क्या हुआ? नाउ यू हैव टू नोट इट डाउन। अभी तो मैं आपको बोल के समझा दूंगी, बाद में आप रिवाइज कैसे करोगे? मैं आपका टेस्ट लूंगी, कहाँ से पढ़ोगे? क्योंकि आपकी बुक में ये थोड़ी है, नोट्स में ये नहीं है। क्या? ऊपर से आप आप यहाँ से सिर्फ यहाँ से नोटिस लिखो, डिमांड एनालिसिस, और यहाँ से आप इसको लिखना चालू करो। ये सप्लाई को भी छोड़ देना, यहाँ से लिखना चालू करो। अरे मुझे पता ही नहीं था आप नोट नहीं कर रहे। हाँ, अच्छा नहीं यार, आप कॉपी तो बनाओगे ना नोटबुक, पढ़ोगे कैसे खुद से? बुक तो है आपके पास, पर बुक में बहुत टेक्निकल लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आएगा।
क्या हुआ? आप लोगों को ऐसा लग रहा था नोट नहीं करना रहेगा? नहीं, यू हैव टू नोट इट डाउन। बाकी सब्जेक्ट्स की भी कॉपी नहीं बनाई आपने फिर? हाँ, इकोनॉमिक्स की मैं आपको इसलिए बनवा रही हूँ, सुनो देख, ये सीए और सीएस के नोट्स हैं, ठीक है? यू आर हियर फॉर सीए प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आपका 11th 12th और सीए तीनों कवर हो जाता है, इवन सीएस भी कवर हो जाता है, ठीक है? तो ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। मैं इसकी पीडीएफ आपको इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि इसमें मैं आपके काम का जितना है उतना ही पढ़ाऊंगी, है ना? जो आपके कोर्स में ही नहीं है, जो सीए में भी नहीं है, वो क्यों पढ़ा दूंगी? फिर तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कौन सा कंसेप्ट है। ऑलरेडी आपका कोर्स बहुत बड़ा है, तो यू हैव टू राइट इट डाउन। आपने लिख लिया है? आपको लिखना पड़ेगा। सबके मुंह इतने से हो गए। ऑल द कंडीशंस आर क्यूमुलेटिव। ऑल द कंडीशंस आर क्यूमुलेटिव। ये सप्लाई मत लिखना। कौन कौन नोट नहीं कर रहा है? एवरीबडी हैज टू नोट इट डाउन। अच्छा हाँ, जो डेमो ले रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इफ समवन इज इन 12th एंड दे आर टेकिंग डेमो, आई थिंक उनको ये लिखने की जरूरत। और कौन है 12th में? अच्छा, आप भी डेमो ही ले रहे हो? हाँ, डेमो वाले स्टूडेंट्स नो नीड टू राइट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी हैज टू राइट इट डाउन। नहीं, दोनों बनाना। और इसके आगे हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई थी। लेटरल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो इट इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। जो हमने ऊपर पढ़ा ना, हॉरिजॉन्टल समेशन, बस वही लिखा हुआ है। लेटरल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। चलो लिख लिया क्या? कंप्लीट कर लो आप लोग। जल्दी है जाने की। 2 बजे तो आए हो आप। अभी तो धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा ना। हम्म। बढ़ेगा तब 11 बजे थोड़ी होगा। 1-2 घंटा बढ़ेगा, बढ़ेगा मैक्सिमम। 11 बजे तक तुम्हारी खोपड़ी खुल जाएगी पढ़ते पढ़ते। हाँ, 11 तक पढ़ोगे। चलो, लिख लिया क्या? आगे अब हमको कुछ चीजें समझनी है। हो गया? ओके, चलो। अब हम डिमांड के कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे। देखो, डिमांड का मतलब क्या होता है? मार्केट में आप कोई चीज खरीदने गए तो आपने उसकी डिमांड को बढ़ा दिया। सिंपल मतलब में ये होता है डिमांड।
मुझे एक चीज बताओ, सिंपल मुझे एक चीज बताओ, अगर ये मेरी प्राइस है, ये मेरी डिमांड है, कोई चीज महंगी होगी, तुम ज्यादा खरीदोगे कि कम? कम। ठीक है। कोई किसी चीज की प्राइस सस्ती होगी, तुम ज्यादा खरीदोगे कि कम? ज्यादा। तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब अगर प्राइस बढ़ी तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। आप कम खरीदोगे। कि कोई चीज सस्ती हुई तो आप उसको ज्यादा खरीदोगे। इसका मतलब प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इनवर्स का मतलब होता है अलग से चलना। अगर मैं कोई चीज महंगी हो रही है, ये हाथ ऊपर ऊपर जा रहा है, पर तुम उसको खरीद रहे हो क्या? नहीं, तुम उसको कम खरीद रहे हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने अगर कोई प्राइस, किसी चीज की प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड बढ़ गई, तो ये कैसा जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप। मतलब अगर कोई आपसे पूछे प्राइस और डिमांड, अपने आप को कस्टमर समझो इसमें, ठीक है? डिमांड का मतलब तुम कोई चीज खरीदने जाओगे, तो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स और नेगेटिव। मतलब अगर प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। समझ आया? लॉजिक भी समझ आया? कोई चीज महंगी होगी तो तुम कम खरीदोगे, कोई चीज सस्ती होगी तो तुम ज्यादा खरीदोगे। उसके बाद प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है जो एक दूसरे के बिना अधूरे, एक दूसरे के बिना जो अधूरे होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जैसे मुझे एक बात बताओ, मार्केट से आप पेन खरीदने गए, लेकिन इस पेन में रिफिल ही नहीं है, ये पेन किसी काम की है क्या? नहीं। तुमने कार खरीदी जिसमें पेट्रोल डलता है, लेकिन अब उसमें पेट्रोल ही नहीं है, वो कार किसी काम की है क्या? नहीं है। तुमने गैस सिलेंडर खरीदा, तुम्हारे पास गैस स्टोव ही नहीं है, गैस सिलेंडर किसी काम का है क्या? ऐसा तो नहीं करोगे कि खोल और इधर ही आग लगा के खाना पका ले, तुम ही पक जाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे, है ना? तो कोई ऐसे दो गुड्स जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी हटा दी जाए तो दूसरी चीज किसी काम की नहीं बचती। तुम्हारे पास पेट्रोल है पर कार नहीं है, तो इस पेट्रोल का क्या करोगे? पियोगे क्या? नहीं ना। छोड़ो, कार भी हटाओ, तुम्हारे पास एक्टिवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस पेट्रोल का क्या करोगे? किसी काम का रहेगा ये पेट्रोल? तुम्हारे पास गाड़ी ही नहीं है तो पेट्रोल का क्या काम? तुम्हारे पास गाड़ी है पर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी का क्या काम? है ना? अब तुम्हारे पास पेन है, तुम्हारे पास पेन की सिर्फ रिफिल है, जो तभी मतलब अच्छे से, अरे अब क्या रिफिल से ही लिखने लग जाओगे क्या? तुम तो मतलब ऐसे है। देखो, पेन तो चाहिए ना रिफिल के लिए। अरे कैसी चिंदी बात वो बोल रहे हैं, मैं तो रिफिल से लिख लूंगा। अगर तुम्हारे पास ये पेन का ढांचा है, इसके अंदर रिफिल नहीं है, तो पेन का ढांचा किसी काम का है क्या? कोई ये मत बोलना कान खुजा लेंगे, मैं लिखने के लिए बोल रही हूँ। क्या? हाँ। तुम्हारे पास सिम है पर फोन नहीं है, फोन किस काम का? अब वो बोलेगा वाईफाई कॉलिंग कर लेंगे। अरे पर सिम तो होनी चाहिए तुम्हारे पास, तुम्हारा नंबर तो होना चाहिए तुम्हारे। एक बात बताओ, तुम तुमने चश्मा पहन रखा है पर अब इसके कान ही नहीं है, चश्मा पहन पाएगा क्या? कान पे टिका तो होना चाहिए कि नहीं? तो कोई ऐसी दो चीजें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, मतलब एक के बिना, एक के बिना दूसरा अधूरा। ठीक है, अभी वो बोलेगा मैं माथे से बांध लूंगा। एक के बिना दूसरा अधूरा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, ध्यान से। अब मुझे एक चीज बताओ, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया, ठीक है? पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया, तुम पेट्रोल वाली कार ज्यादा खरीदोगे कि कम? पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया, अब पेट्रोल वाली कार ज्यादा खरीदोगे कि कम? ज्यादा। मतलब ये भी रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स और नेगेटिव। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स और नेगेटिव। क्या हुआ आप दोनों को? आप दोनों बहुत ज्यादा हंस रहे हो। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? मतलब तू नहीं तो कोई और सही, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है,
सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है, समझो तुम्हारे सर में दर्द है, ठीक है, और तुमको चाय पीनी थी, पर तुमको चाय नहीं मिल रही, पर तुमको कॉफी मिल गई, तो तुमने बोला यार इतना दर्द है, चलो कॉफी से काम चला लेते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, तुमको कोक पीनी थी, कोको कोला, ठीक है, पर कोको कोला नहीं मिली, तो तुमने पेप्सी खरीद ली। क्या कोको कोला की जगह पेप्सी भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। तुमको चाय नहीं मिली, तो क्या तुम कॉफी से काम चला सकते हो? चला लोगे। अगर, हाँ, चाय लवर्स की बात नहीं कर रही, पर जनरली अगर तुमको कुछ तो चाहिए ही चाहिए, पर चाय नहीं है, तो कॉफी से काम चल सकता है क्या? चल सकता है। तीसरा एग्जाम्पल, अगर आपके पास समझो शक्कर नहीं है, शक्कर मिल ही नहीं रही, समझो लॉकडाउन लग गया, शक्कर नहीं है तुम्हारे पास, पर तुम्हारे पास गुड़ है, तो क्या शक्कर की जगह गुड़ इस्तेमाल हो सकता है? हो सकता है। तो एक के बदले जो दूसरा यूज हो सकता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोको कोला और पेप्सी दोनों सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट्री है? सब्स्टिट्यूट, कोको कोला की जगह पेप्सी यूज कर सकते हैं। कोको कोला वाले ने अपने कोको कोला के रेट बढ़ा दिए, बताओ पेप्सी ज्यादा बिकेगी कि कम? फिर से, कोको कोला वाले ने कोको कोला के रेट बढ़ा दिए, अब पेप्सी ज्यादा बिकेगी कि कम? ज्यादा। अब कोको कोला वाले ने अपने रेट कम कर दिए, पेप्सी ज्यादा बिकेगी कि कम? कम। मतलब जहां ये जा रहा है वहीं ये जा रहा है। तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स की डायरेक्ट, इनवर्स की डायरेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल पाता, ठीक है। जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं कि यार अगर एक दोस्त नहीं आया तो मेरा मन ही नहीं लगेगा, ऐसा होता है कि नहीं यार तू नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा, ऐसा होता है ना। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा तो किसी और को पकड़ता हूँ, उसके साथ चला जाऊंगा। तो जो सेकंड कैटेगरी है वो है सब्स्टिट्यूट गुड, पहली कैटेगरी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब उसके बाद हमारा फोर्थ फैक्टर, बहुत सिंपल, समझो अगर अभी तुम सीए बन गए और तुम्हारी इनकम है, तुम महीने के 2-3 लाख रुपए कमाते हो, अब तुम्हारी इनकम बढ़ गई, तो तुम ज्यादा चीजें खरीदोगे कि कम? ज्यादा। तुम्हारी इनकम कम हो गई, ज्यादा खरीदोगे कि कम? कम। कौन सा रिलेशनशिप है? फिर से, इनकम बढ़ी तो तुम ज्यादा खर्चा कर रहे हो, इनकम घटी तुम कम खर्चा कर रहे हो। कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा होता है? भाई सुनो, इनकम बढ़ी तो मेरी डिमांड भी बढ़ रही है, इनकम घटी तो डिमांड भी घट रही है। कैसा रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद दूसरा फैक्टर, चलो एक बार टिकटॉक के जमाने में आते हैं। सबने देखा है क्या वो छपरी जमाना, कि भाई कोविड में तो एकदम लहर ही आ गई कि हर कोई टिकटॉक ही बना रहा था। हमारे पड़ोस में तो एक दादी अम्मा थी, कुछ 70 साल की, वो सुबह सुबह 6 बजे टेरेस पे जाके टिकटॉक बनाती थी कोविड में, सोचो फेमस भी हो गई थी भाई। मतलब, अब एक बात बताओ, समझो टिकटॉक फिर से चालू हो गया, टिकटॉक बंद क्यों हुआ था वैसे? कैरी मिनाटी की वजह से कंट्रोवर्सी आ गई थी, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, है ना। अब समझो टिकटॉक का लाइट वर्जन अभी क्या चलता है? शॉर्ट्स चलते हैं और रील्स, रील्स चलती है। चलो, अब रील में आजकल आपने देखा होगा कोई एक ट्रेंड होता है जो बहुत ज्यादा चल रहा होता है, ठीक है। अभी तुमने एक ट्रेंड देखा होगा जब ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा था, पूरी दुनिया में पता है क्या चल रहा था? कि ईरान इसराइल का वॉर हो रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, फ्लाइट्स के रेट बढ़ जाएंगे, पूरे देश में चर्चा चल रही थी। इंडिया वाले क्या कर रहे थे? कौन सी रील बना रहे थे? गिबली थोड़ी, वो तो पुराना हो गया। इंडिया वाले रील बना रहे थे, फोन की फ्लैश ऑन करो, पानी का गिलास रखो, हल्दी डालो, और उसको देख के इंडिया वाले खुश हो रहे हैं। मतलब आप सोचो, इमेजिन करो एक मीम, क्या इंडिया वाले बैठे, फोन की टॉर्च ऑन करी, ग्लास रखा, ऊपर हल्दी डाल रहे हैं, पीछे दुनिया में आग लग रही है, लगे जाके, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, होए, फ्लाइट महंगी हो जाएगी, हो जाए, डीजल नहीं मिलेगा, नहीं मिले, मेरे को पानी के ग्लास में हल्दी डालनी है।
अब बताओ एकदम ट्रेंड चल गया, अब तुम सबने भी देखा कि अरे सब लोग पानी के गिलास में हल्दी डाल रहे हैं, आधे लोगों ने तो बच्चे को सामने बिठा के दिखा दिया कि देख हल्दी कैसे जा रही है, पागल। अब मुझे एक चीज बताओ, तुमने भी ये करना चालू कर दिया, मार्केट में हल्दी की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी कि नहीं? तुमने एक बार डाला कुछ भी नहीं हुआ, दूसरी बार डाला कुछ नहीं हुआ, तुम हल्दी का पैकेट ही ले आए कि अब पूरे जग में हल्दी का पैकेट आना, मेरे को भी ये देखना है कि कैसे। और उसमें वो वाली कौन से सॉन्ग की वो चल रही थी, ट्यून चल रही थी वो एस आर के की, टे 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 टे, यही बज रहा है, ठीक है। और उसमें डालते जा रहे हैं लोग। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे ही कोई ट्रेंड चला, कौन सा ट्रेंड चला? ग्लास में हल्दी फेंकने का ट्रेंड चल गया। अब जैसे ये ट्रेंड चला, तो क्या हल्दी की डिमांड बढ़ जाएगी? बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। उसके बाद फिर अभी एक रील आई कि ये जो सब लोग, एक बाबा जी आए, कुछ दो चार बाबा जी उठ के आए जो ये राशि वगैरह देखते हैं, उन्होंने रील बनाई, उन्होंने बोला कि ये जो लोग जो कर रहे हैं ना, ये हल्दी डाल रहे गिलास में, इससे टोटका होता है और आसपास की अतृप्त आत्मा आपके पास आ जाती है। तो अब बताओ, लोगों ने बोला कि फेंक इसको भाई, नहीं देखनी हमको हल्दी। तो अब बताओ हल्दी की डिमांड कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। जब अब ट्रेंड, रील पे ये ट्रेंड चला, अब अगर फेवरेबल ट्रेंड चला, फेवरेबल ट्रेंड क्या होता है? फेवरेबल ट्रेंड मतलब हर कोई ग्लास में हल्दी फेंक रहा है, बताओ हल्दी की डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। बाबा जी आए, बोला इससे आत्मा आ जाएगी, हल्दी कम हो गई, मतलब ये ट्रेंड नीचे आ गया, हल्दी ज्यादा बिकेगी कि कम? कम। मुझे एक चीज एक बात बताओ, जब ट्रेंड बढ़ा मतलब फेवरेबल ट्रेंड आया, डिमांड बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। जैसे ही ट्रेंड नीचे आया, डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। तो ट्रेंड के साथ डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट। इस ट्रेंड को मैंने बोल दिया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। अरे ये आपका टेस्ट, आप कंज्यूमर हो, आप रील देख रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, आपका टेस्ट है, आपका प्रेफरेंस है कि आपको ये ग्लास में हल्दी को देखना है, तभी तो तुमने हल्दी खरीदी, ठीक है। तो ऑनलाइन मतलब कोई भी अगर मार्केट में कोई ट्रेंड आ जाता है ना, जैसे यार ये फटी हुई जीन्स है ना, इसका ट्रेंड आया था कि नहीं? तो जब नया नया ट्रेंड आया था, जब नए नए एक्टर्स जो है ये ट्रेंड लेके आए थे, तो नॉर्मली डैमेज जीन्स मिलती नहीं थी, ठीक है। तो कुछ लोगों ने क्या किया था, बढ़िया सी जीन्स ली और उसको ब्लेड से काट दिया, ठीक है। अब ये जब काम कर रही है आजकल, और भी छपरी लोग आजकल करते हैं अभी भी, बट अब जो ये ट्रेंड है, एकदम से जैसे ये ट्रेंड चला, फेवरेबल ट्रेंड, बताओ एकदम से डिमांड बढ़ी होगी जीन्स की। फिर बाद में सबके पिताजी ने बेल्ट से खूब मारा कि क्या फटी जीन्स पहन के जाता है, बताओ। अब इसका ट्रेंड नीचे आया, तो क्या इसकी जीन्स की डिमांड भी कम हुई? मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर किसी ट्रेंड से डिमांड किसी चीज की बढ़ती है, कोई ट्रेंड बहुत ज्यादा चलता है ना, हम लोग उसको ज्यादा खरीदने लगते हैं। आजकल तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम पे जिम का बहुत ज्यादा चल रहा है, कोई भी आता है सिक्स पैक एब्स दिखा के निकल जाता है। अब तुमने देखा कि यार इतना जिम चल रहा है, तो आपने बोला मैं भी प्रोटीन शेक खरीदूंगा। बताओ इतना ज्यादा जिम का ट्रेंड चल रहा है, तो प्रोटीन शेक की सेल बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। अगर जैसे किसी ने बोला ज्यादा जिम करने से हार्ट अटैक आ रहे हैं, आपने देखा होगा ट्रेडमिल पे चलते चलते इंसान ही चला गया। तो एक बात बताओ, अब इससे प्रोटीन शेक की डिमांड कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। तो दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये आता है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स वाले पॉइंट में। यहाँ पे क्या होता है, देखो मैंने एग्जांपल लिखा है, अगर फिटनेस का ट्रेंड बढ़ेगा तो प्रोटीन शेक की डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद पॉपुलेशन, अरे ये तो तुम बताओ मेरे को, ये बताओ पॉपुलेशन, ज्यादा लोग ज्यादा डिमांड। इंडिया की पॉपुलेशन तो सबको पता ही है ना। अब इंडिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, सोचो जितने लोग आते जाएंगे, समझो ज्यादा बच्चे पैदा होते जाएंगे, तो जॉनसन के जो प्रोडक्ट्स हैं ज्यादा बिकेंगे कि कम? ज्यादा बिकेंगे। मोदी सरकार ने बोल दिया 2 बच्चे से ज्यादा नहीं कर सकते, अब बच्चे बन ही नहीं रहे। तो बताओ, अब जो ये जो जॉनसन के प्रोडक्ट बिक रहे थे, कम बिकेंगे कि ज्यादा? कम। बताओ पॉपुलेशन के साथ रिलेशनशिप कैसा? ज्यादा लोग ज्यादा डिमांड, कम लोग कम डिमांड, कैसा रिलेशनशिप? डायरेक्ट। अब उसके बाद रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने मंडी, किसी का मंडी का काम है क्या?
अब एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंडी में, मैं बिजनेस की बात करूँ, मंडी में ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल इस बार बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो गई और फसल खराब हो गई, प्याज की फसल खराब हो गई। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, प्याज को उनके पास ऑलरेडी उनके गोडाउन में रखा रहता है, तो वो उसको बेचते नहीं है। उनको पता है कि इसको नहीं बेचेंगे तो मार्केट में और ज़्यादा ये महंगा होगा, जब महंगा होगा तब इसको बेच देंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई अब मार्केट में दूसरा नया प्याज तो आ नहीं रहा है ना, तो बताओ जो रिसोर्स है वो कम है, अब मार्केट में प्याज मिल ही नहीं रहा, उसकी डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। मार्केट में तुम हर गली में जाओ तो 10 ठेले प्याज के खड़े हैं, उसकी डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। कैसा रिलेशनशिप? ज्यादा प्याज, कम डिमांड, कम प्याज, ज्यादा डिमांड। कैसा रिलेशनशिप? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। अब इस पॉइंट को बहुत आराम से समझना, ठीक है? गवर्नमेंट पॉलिसी, इस पॉइंट को बहुत आराम से समझेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या? सबसे पहले मैं शॉर्ट में बताती हूँ। अगर किसी चीज पे टैक्स ज्यादा लगेगा तो तुम ज्यादा खरीदोगे कि कम? कोई कार है जो 10 लाख की मिलती है ना, 50,000 का टैक्स लगता है, समझो 9,50,000 की कार है, 50,000 का टैक्स लगता है, हो गई कार 10 लाख की। अब उस कार पे 2 लाख का टैक्स और लग गया, किसी कार पे टैक्स बढ़ गया, अब तुम वो कार खरीदना पसंद करोगे कि नहीं? नहीं करे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब जो 50,000 टैक्स लगता था अब वो भी नहीं लग रहा, अब टैक्स जीरो हो गया। अब वो 10 लाख की कार से टैक्स ही हट गया तो वो 9.5 लाख की हो गई, टैक्स कम हो गया। ज्यादा खरीदोगे कि कम? ज्यादा खरीदोगे। तो ये कैसा रिलेशनशिप हो गया? इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप। किसी चीज पे अगर टैक्स बढ़ेगा तो तुम उसको कम खरीदोगे, टैक्स कम होगा तो तुम उसको ज्यादा खरीदोगे। तो दिस इज इन डायरेक्ट टैक्स। ओके, व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? फ्रॉम पास्ट 15 minutes शी इज डूइंग समथिंग। चलो, अब ये टैक्स का पॉइंट समझ आया क्या? किसी चीज पे टैक्स ज्यादा लग रहा है तो तुम उसको कम खरीदोगे, और किसी चीज पे टैक्स कम लग रहा है तो तुम उसको ज्यादा खरीदोगे। चलो इतना तो समझ आ गया। अब सब्सिडी की बात करते हैं। सब्सिडी का मतलब किसी को पता है क्या होता है? सब्सिडी का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे अगर आपने देखा होगा, जो राशन की दुकान होती है, ठीक है, जहाँ 100 रुपए किलो चावल गरीबों को सरकार दे देती है 20 रुपए किलो में, तो जो 80 रुपए की छूट थी इसको मैं बोलूंगी सब्सिडी। ज्यादा अच्छे से समझना है तो सब्सिडी का मतलब होता है सरकार जो हमको डिस्काउंट देती है, ठीक है? अब सरकार ने क्या करा, सरकार ने आपको बोला कि भाई अगर समझो अम, क्यों कोई एरिया है, सरकार ने अभी अभी बनाया है, घर वर बनाए हैं, ठीक है, तो सरकार ने बोला कि यार वैसे तो इस जमीन की कीमत 20 लाख है, पर मैं तुमको ये जमीन 12 लाख में दे दूंगा, मतलब 8 लाख रुपए की सब्सिडी, 8 लाख रुपए का डिस्काउंट। बताओ, जैसे ही सरकार ने 8 लाख की सब्सिडी दी तो तुम उसको ज्यादा खरीदोगे कि कम? ज्यादा। मतलब, अरे इसको भी हटाओ, तुम किसी दुकान में सामान खरीदने गए और वहां पे समझो 90% डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट ज्यादा, तो ज्यादा खरीदी करोगे कि कम? ज्यादा खरीदोगे। अगले दिन तुम फिर अपने दोस्त को लेके गए, अब ये 90% का डिस्काउंट घट करके 20% हो गया, ज्यादा खरीदोगे कि कम? कम। सब्सिडी का भी मतलब है डिस्काउंट, वो डिस्काउंट जो सरकार आपको देती है। अब एक बात बताओ, अगर सब्सिडी ज्यादा होगी तो तुम ज्यादा खरीदोगे कि कम? ज्यादा। अगर सब्सिडी कम होगी, ज्यादा खरीदोगे कि कम? कम। ये कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे कौन से, डिमांड के। आपको ये भी नोट करना है, बट आई थिंक इतनी जल्दी कर पाओगे? वी हैव 2 minutes। तो इसका फोटो ले लो, या फिर कल मैं आपको टाइम दे दूंगी, कल इसको पहले नोट कर लो। ओके।